वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और आज की क्लास में एमए समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सोशियोलॉजिकल थ्योरी की पिछली 2 यूनिट्स में हमने संरचनात्मक प्रकारवाद को समझा। और आज की क्लास में हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ, और वो है यूनिट 3 संघर्ष सिद्धांत अर्थात कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रकारवाद समाज में संतुलन की बात करता था, लेकिन आज हम देखेंगे कि समाज में संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट क्यों और कैसे होता है और यह परिवर्तन का आधार कैसे बनता है। तो चलिए सीधे अभी देखते हैं। इस जो मैंने यहाँ पर नोट्स बना करके आपके सामने स्क्रीन पर लगा रखा है, इसको आप देखिए। पॉइंटर पेन का इशू है मेरे मोबाइल में, तो मैं उसको वहाँ पे हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा उसी पर फोकस करिए तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि संघर्ष सिद्धांत का मूल विचार क्या है। जैसा कि देखो इस पर आप देख रहे हो, इसका एक सरल एकदम फार्मूला है। फार्मूला क्या है? इनइक्वालिटी यानी अर्थात असमानता प्लस पावर स्ट्रगल यानी सत्ता या शक्ति का संघर्ष इक्वल टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट अर्थात सामाजिक संघर्ष। जब समाज में सीमित संसाधनों के लिए असमानता होती है तो शक्ति पाने के लिए संघर्ष होता है, और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप सोशल चेंज अर्थात सामाजिक परिवर्तन आता है। अब बात करते हैं राल्फ डेहरनडॉर्फ की। सेकंड जो मतलब यहाँ पे जो समाजशास्त्री हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, राल्फ डेहरनडॉर्फ प्रमुख विचारक हैं ये। और डेहरनडॉर्फ ने संघर्ष का मूल आधार अथॉरिटी को माना है, यानी सत्ता को माना है, अधिकार को माना है। इनके अनुसार समाज में 2 समूह होते हैं। एक होता है डोमिनेंट ग्रुप, जिसको बोलते हैं प्रभुत्वशाली समूह या जिसको प्रभु जाति भी कहा है, जिसके पास अधिकार है, और दूसरा है सबऑर्डिनेट ग्रुप अर्थात अधीनस्थ समूह जिसके पास अधिकार नहीं है। इन दोनों के हितों के टकराव से ही संघर्ष जन्म लेता है। डेहरनडॉर्फ ने स्पष्ट किया कि अधिकार से असमानता बढ़ती है और यह संघर्ष सीधे तौर पर सामाजिक परिवर्तन का कारण बनता है। वहीं आप देखेंगे लेविस कोजर को, तो लेविस कोजर जो अगले विचारक हैं, उन्होंने फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट अर्थात प्रकार्यात्मक संघर्ष की बात कही है। अब आप सोचेंगे कि संघर्ष प्रकार्यात्मक कैसे हो सकता है, लेकिन कोजर ने बताया कि हर संघर्ष नकारात्मक नहीं होता। संघर्ष समूह की एकता और स्थिरता को बढ़ा भी सकता है। लेविस कोजर के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट कैन बी पॉजिटिव अर्थात संघर्ष सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि यह समाज में व्याप्त कमियों को उजागर करता है और बदलाव लाता है, जिससे समूहों के बीच एकजुटता बढ़ती है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? रैंडल कॉलिंस की और रिवीजन। अर्थात यहाँ पे मतलब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो रैंडल कॉलिंस हैं, कॉलिंस ने माइक्रो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अर्थात सूक्ष्म संघर्ष सिद्धांत दिया। वे संघर्ष को व्यापक समाज के स्तर पर नहीं बल्कि व्यक्ति दर व्यक्ति की अंतःक्रिया के स्तर पर देखते हैं। कॉलिंस का मानना था कि इंटरैक्शन प्लस रिसोर्सेज अंतःक्रिया और संसाधन मिलकर संघर्ष पैदा करते हैं। हम दैनिक जीवन में भी शक्ति के लिए जो छोटे छोटे संघर्ष करते हैं, कॉलिंस का ध्यान उसी पर था। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो इस पूरी यूनिट को अगर आप अंत में दिए गए जो कंपैरिजन टेबल है अर्थात जो मेरा DCC फॉर्मूला है, DCC मीन्स D फॉर डेहरनडॉर्फ, C फॉर कोजर और C फॉर कॉलिंस, से आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स और समझने का तरीका पसंद आया हो मेरा, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों के लिए इसको शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में जो अगली क्लास होगी उसमें मैं यूनिट 4 के बारे में एक ऐसा ही नोट्स तैयार करके आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।